हेलो फ्रेंड्स, आज की डेट है 19 जनवरी 2024 और स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर में। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम क्या क्या डिस्कस करने वाला है। हमारा पहला आर्टिकल है एक्सरसाइज अयोध्या के बाद भारत और थाईलैंड के बीच में अभी एक्सरसाइज अयोध्या कंडक्ट हुई है। दूसरा आर्टिकल है निपा की न्यू वैक्सीन से संबंधित यूके की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा निपा वायरस की नए टीके की खोज की गई है, इससे संबंधित। तीसरा आर्टिकल है अस्त्र MK1 मिसाइल के बारे में। भारतीय वायुसेना में अभी अस्त्र MK1 मिसाइल शामिल हुई, इससे संबंधित। तीसरा आर्टिकल है रोहित शर्मा के बारे में। रोहित शर्मा ने अभी T20 इंटरनेशनल में 150 मैच पूरे किए हैं, इससे वो पहले क्रिकेटर बन गए जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में 150 मैच पूरे किए हैं। तो ये चौथा आर्टिकल था। अब आर्टिकल पांचवा आर्टिकल है नीति आयोग की एक रिपोर्ट से संबंधित। नीति आयोग की अभी बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट रिलीज की गई है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट नीति आयोग की अभी रिलीज हुई है, इससे संबंधित। फिर देखेंगे छठा आर्टिकल है हमारा धनु यात्रा के बारे में। ओडिशा में अभी धनु यात्रा प्रारंभ हुई, इससे संबंधित। फिर देखेंगे सातवां आर्टिकल है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 के बारे में, नेशनल स्टार्टअप डे 2024 के बारे में, जो अभी 16 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया था, इससे संबंधित। फिर देखेंगे आठवां आर्टिकल हमारा माई स्कूल माई प्राइड अभियान के बारे में। हिमाचल प्रदेश ने अभी शिक्षा के उत्थान के लिए माई स्कूल माई प्राइड अभियान स्टार्ट किया, इससे संबंधित। फिर हमारा नौवां आर्टिकल है संभव के बारे में। भारतीय नौसेना ने एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन के लिए मोबाइल इकोसिस्टम संभव को स्टार्ट किया है, विकसित किया है, इससे संबंधित। फिर हमारा आर्टिकल है 10वां जम्मू कश्मीर के बारामूला में झेलम स्टेडियम पर हुआ जनरल बिपिन रावत स्टेडियम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारा, भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास अयोध्या का आयोजन किया है? बायलेटरल यानी द्विपक्षीय पहला नौसैनिक अभ्यास किसके साथ, जिसका नाम है अयोध्या, किसके साथ स्टार्ट किया है? तो हमें जानना है अयोध्या एक्सरसाइज के बारे में। भारत ने किसके साथ स्टार्ट किया है? तो अयोध्या एक्सरसाइज की है थाईलैंड के साथ स्टार्ट। किसके साथ स्टार्ट किए? थाईलैंड के साथ में। अयोध्या एक्सरसाइज की बात करें ना हम, पहले तो सबसे पहले देख लो अयोध्या एक्सरसाइज किसके साथ हुई है? तो थाईलैंड के साथ में। अयोध्या एक्सरसाइज थाईलैंड के साथ में कंडक्ट हुई है। तो अयोध्या अभ्यास या अयोध्या एक्सरसाइज किस किस देशों के बीच में होता है? भारत और थाईलैंड के बीच में। अयोध्या एक्सरसाइज भारत और थाईलैंड के बीच में हुई है। ये पहली बार हुई है, पहली चीज है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछ भी सकता है क्वेश्चन कि पहली बार हुई है। अयोध्या एक्सरसाइज भारत थाईलैंड के बीच में हुई है, पहली बार हुई है। किस की है एक्सरसाइज? किसकी है? आर्मी की है, नेवी की है या एयरफोर्स की है? तो ये एक्सरसाइज है नौसेना की यानी नेवी की एक्सरसाइज है। अयोध्या एक्सरसाइज भारत थाईलैंड के बीच में पहली बार हुई है, नौसेना की है। अयोध्या का स्पेलिंग क्या होता है? अयोध्या का मतलब क्या होता है? अयोध्या का मतलब होता है अपराज्य। अयोध्या का मीनिंग होता है अपराज्य, जिसे कोई हरा नहीं सकता है। अयोध्या यानी अपराज्य। ये भारत की कौन सी नेवी ने शामिल किया है इसमें? कुल्लिस है ना, INS कुल्लिस, वो इसमें शामिल हुई, INS कुल्लिस शामिल हुई है। अयोध्या अभ्यास भारत थाईलैंड के बीच में हुआ है। अयोध्या भारत थाईलैंड के बीच में हुआ है। किसके बीच में हुआ है? अयोध्या भारत थाईलैंड के बीच में। अयोध्या भारत थाईलैंड के बीच में हुआ है, पहली बार हुआ है। अयोध्या भारत थाईलैंड के बीच में हुआ है, पहली बार हुआ है। इंडियन नेवी द्वारा किया गया है, नेवी की एक्सरसाइज है, जिसका अर्थ होता है अपराज्य। INS कुल्लिस इसमें शामिल हुई है। ठीक है, अब 2-4 ऑप्शन और भी दे रखे हैं। जैसे पहला ऑप्शन था थाईलैंड, उसके बाद में इंडोनेशिया के साथ भारत कौन कौन सी एक्सरसाइज करता है? तो इंडोनेशिया के साथ करता है गरुड़ शक्ति। इंडोनेशिया के साथ में गरुड़ शक्ति। इंडोनेशिया के साथ में कौन सी करता है? गरुड़ शक्ति। इंडोनेशिया के साथ में गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति। गरुड़ शक्ति, समुद्र शक्ति। गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति किसके साथ में? इंडोनेशिया के साथ में। गरुड़ शक्ति, समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ में। थाईलैंड के साथ में कौन सी है? थाईलैंड के साथ में अयोध्या, जो अभी हुई है, पहली बार हुई है। थाईलैंड के साथ में अयोध्या, इंडोनेशिया के साथ में गरुड़ शक्ति, समुद्र शक्ति। फिर म्यांमार के साथ में ऑपरेशन करुणा हुआ था। म्यांमार के साथ में कौन सा? ऑपरेशन करुणा। म्यांमार के साथ में ऑपरेशन करुणा। सिंगापुर के साथ में सिम्बेक्स। सिंगापुर के साथ में कौन सा? सिम्बेक्स। सिंगापुर के साथ में सिम्बेक्स। तो थाईलैंड के साथ में अयोध्या, इंडोनेशिया के साथ में गरुड़ शक्ति, समुद्र शक्ति। इंडोनेशिया गरुड़ शक्ति, समुद्र शक्ति। इसके बाद में म्यांमार के साथ में ऑपरेशन करुणा हुआ था। और सिंगापुर के साथ में सिम्बेक्स। सिंगापुर के साथ में कौन सा है? सिम्बेक्स है। अब म्यांमार वगैरह इनका जिक्र हुआ तो कुछ और टर्म यूज हुए हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहले अफीम के लिए गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन से देश शामिल है? गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन से देश शामिल है? तो गोल्डन ट्रायंगल में म्यांमार, लाओस, थाईलैंड है, ये गोल्डन ट्रायंगल में शामिल है। गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन से देश है? म्यांमार है, लाओस है, थाईलैंड है। ये गोल्डन ट्रायंगल में शामिल है। ठीक है, गोल्डन ट्रायंगल में म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, याद रहेगा लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, गोल्डन ट्रायंगल। इसके बाद में है बी मिस्टेक और आसियान के बीच में
कॉमन देश कौन कौन से हैं? बीमस्टेक में कौन कौन से देश है? आसियान में कौन कौन देश है? इनको लिखो, फिर बताओ कॉमन देश कौन से हैं? बीमस्टेक आसियान में कॉमन देश कौन से? बीमस्टेक आसियान में कॉमन देश। तो पहले बीमस्टेक में कौन कौन से देश शामिल है इसके बारे में बताओ। बीमस्टेक में बांग्लादेश, इंडिया, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। कौन कौन से देश है? बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, नेपाल है, श्रीलंका है। फिर इसके साथ में है म्यांमार और थाईलैंड। बीमस्टेक में कौन कौन से देश है? बीमस्टेक में बी से भूटान, फिर आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से कौन सा आएगा? श्रीलंका आएगा, फिर टी से थाईलैंड आएगा, फिर ई से देख लो बीमस्टेक में कौन कौन से देश है? बी से बांग्लादेश, फिर भूटान, फिर इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड। यानी कि टोटल देश कितने हैं? 7 देश है। कौन कौन से हैं? भूटान, बांग्लादेश। देखो साउथ एशिया की देख लो, साउथ एशिया के कौन से? भूटान है, बांग्लादेश है, इंडिया है, श्रीलंका। भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका। भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और नेपाल। 5 देश हैं साउथ एशिया के। भूटान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, इंडिया और श्रीलंका। 5 है साउथ एशिया के। फिर थाईलैंड और म्यांमार, ये साउथ ईस्ट एशिया की। तो 5 देश है बीमस्टेक में, सॉरी 7 देश है। 5 देश कौन कौन? साउथ एशिया के। भारत, भूटान, बांग्लादेश, 3 ये हो गई। फिर नेपाल, श्रीलंका 5। भारत, भूटान, बांग्लादेश, भारत, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। भारत, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। भारत, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। फिर म्यांमार और थाईलैंड, ये 7 देश हो गए। ये बीमस्टेक हो गई। अब आसियान के 10 देश है। आसियान में कितने देश है? 10 देश है। बर्मा है, फिर कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, वियतनाम है। कौन कौन से हैं? ब्रुनई, बर्मा यानी म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। 10 देश हो गए ना। ब्रुनई, बर्मा, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये 10 देश हैं आसियान के। तो कॉमन देश कौन कौन से हैं? कॉमन देश हो जाएंगे म्यांमार और थाईलैंड, जो कि दोनों में शामिल है। म्यांमार, थाईलैंड जो कि दोनों में शामिल है। ठीक है। बीमस्टेक और आसियान के बीच में कॉमन देश कौन से? म्यांमार और थाईलैंड है, ये कॉमन देश है। बीमस्टेक के 7 देश है, भारत, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार। और आसियान में 10 देश है। तो इन दोनों में से म्यांमार, थाईलैंड है वो कॉमन देश है। ठीक है। और आसियान में अभी लेटेस्ट कौन सा देश ऐड हुआ है? आसियान में लेटेस्ट देश कौन सा ऐड हुआ है? वो हुआ है तिमोर लेस्टे है, जो कि अभी लेटेस्ट ऐड हुआ है आसियान में। अब आसियान में टोटल देश कितने हो गए? अब हो गए 11, क्योंकि लेस्ट तिमोर लेस्टे इसमें ऐड हुआ है। ठीक है। आसियान की राजधानी कहाँ है? आसियान का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ है? वो है जकार्ता, इंडोनेशिया में। और बीमस्टेक की कहाँ है? बीमस्टेक की है ढाका में। इसके बाद में एक्सरसाइज है एकता एक्सरसाइज। एकता किसके साथ में हुई थी? एकता हमने कल डिस्कस किया था। एकता हुई थी भारत और मालदीव के बीच में। वंस अपॉन अ टाइम वाज एक मालदीव, एकता मालदीव, अभी गया मालदीव। फिर मोदी जी गए लक्षद्वीप और मालदीव चलता बना। तो एकता किसके पास में हुई है? एकता हुई भारत और मालदीव के बीच में। एकता भारत और मालदीव के बीच में। मालदीव के बारे में कुछ चीजें देख लो। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू है। मालदीव की संसद पीपल्स मुजलिस है। मालदीव की राजधानी माले में। तो ये मालदीव के बारे में देख लिया। अब मित्र शक्ति किस किस के बीच में होता है? मित्र शक्ति श्रीलंका भारत के बीच में। मित्र शक्ति श्रीलंका भारत के बीच में। संप्रीति, संप्रीति किसके बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में। संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच में। गूढ़ शक्ति, गूढ़ शक्ति इंडिया इंडोनेशिया। गूढ़ शक्ति इंडिया इंडोनेशिया के बीच में। हरिमो शक्ति, हरिमो शक्ति भारत मलेशिया के बीच में। हरिमो शक्ति भारत मलेशिया के बीच में। क्वेश्चन दूसरा है। क्वेश्चन दूसरा क्या है? हाल ही में चर्चा में रहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के टीके चैडऑक्स 1 निपाह बी का संबंध किससे है? चैडऑक्स 1 निपाह बी किससे संबंधित है? तो चैडऑक्स 1 निपाह बी किससे संबंधित है? तो ये निपाह वायरस से संबंधित है। निपाह बी यानी निपाह वायरस से संबंधित है। तो चैडऑक्स 1 निपाह बी के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसको किसने बनाया है? ठीक है। इसको डेवलप किसने किया? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसे डेवलप किया, जो कि यूके बेस्ड एक यूनिवर्सिटी है। तो चैडऑक्स बी निपा वायरस को किसने बनाया? चैडऑक्स बी निपा वायरस को किसने बनाया? सबसे पहले तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा इस वैक्सीन को डेवलप किया गया है। और ये निपा वायरस के लिए है। कौन से रोग के लिए? निपा वायरस रोग से संबंधित है। इससे पहली बार मानव के ऊपर, ह्यूमन बीइंग के ऊपर परीक्षण किया गया है। इसका पहली बार ह्यूमन बीइंग के ऊपर परीक्षण किया गया, मानव के ऊपर पहली बार परीक्षण किया गया है। तो चैडऑक्स बी निपा वायरस किसने बनाया? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाया है। निपा वायरस रोग के लिए है, पहली बार ह्यूमन पर परीक्षण किया गया है। ठीक है। कौन सी एज ग्रुप के लिए है? तो 18 से 55 वर्ष के लोगों के लिए है। 18 से 55 वर्ष के लोगों के लिए ये बनाई गई है। निपा वायरस क्या है? निपा वायरस कैसे फैलता है? तो ये फ्रूट बैट्स यानी फल पे बैठने वाले जो चमगादड़ होता है ना, फ्रूट बैट, उससे फैलता है। निपा वायरस किससे फैलता है? तो फ्रूट बॉल बैट से फैलता है। चमगादड़ जो होते हैं जो फल पे बैठते हैं उनसे फैलते हैं। ठीक है। नाम क्या है? ये निपा कैसे पड़ा है? तो मलेशिया का एक शहर है निपा वायरस, जहां पर ये पहली बार हुआ था, उसके नाम पर इसका नाम निपाह पड़ा है। तो निपा शहर मलेशिया का है, जिसके शहर पर इसका नाम निपा वायरस पड़ा है। भारत में पहली बार केरल राज्य में हुआ था। निपा वायरस भारत में केरल राज्य में हुआ था। तो ये था निपा वायरस के बारे में। चैडऑक्स का न्यू वैक्सीन आई है, जिसे किसने बनाया? ऑक्सफोर्ड ने बनाया। निपा वायरस
के लिए चेडॉक्स 1 निपा बी किससे संबंधित है? तो ये निपा वायरस से संबंधित चेडॉक्स 1 निपा बी, ये क्या है? एक वैक्सीन है। किसने बनाई? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। किसके लिए? निपा वायरस के लिए। पहली बार मानव के ऊपर परीक्षण हुआ है 18 से 55 वर्ष की एज के लिए। 18 से 55 वर्ष की एज ग्रुप के लिए। 18 से 55 वर्ष की एज ग्रुप के लिए। निपा वायरस कैसे फैलता है? फ्रूट बैट, जो कि फल पे बैठने वाला चमगादड़, फलों पर बैठा चमगादड़ फैलाता है निपा। निपा क्या है? मलेशिया का एक शहर है जहां पर पहली बार हुआ था। भारत में केरल राज्य में पहली बार हुआ था। ठीक है, तो कुछ और ऑप्शन दिए गए हैं जैसे कि डेंगू, मलेरिया, निपा, कोरोना। निपा के बारे में हमने देख लिया। डेंगू, डेंगू क्या है? एक वायरल बीमारी है। वायरल यानी वायरस से होती है। तो ये वायरस से होने वाली बीमारी है। डेंगू वायरस से होती है। इसमें क्या होता है? प्लेटलेट्स होते हैं ना, उसकी कमी हो जाती है। जो हमारे ब्लड होते हैं उसमें प्लेटलेट्स होते हैं, उनकी कमी हो जाती है। तो इससे क्या होता है? रक्त का थक्का बन जाता है। रक्त का थक्का बन जाता है। तो डेंगू वायरस, डेंगू किससे होता है? वायरस से होता है। डेंगू वायरस से होता है। डेंगू वायरस से होता है। इसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, रक्त का थक्का बन जाता है इससे। ठीक है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, रक्त का थक्का बन जाता है। दूसरी है मलेरिया। मलेरिया किससे होती है? मलेरिया होती है प्रोटोजोआ से। मलेरिया किससे होती है? मलेरिया होती है प्रोटोजोआ से। प्लेटोजोआ से मलेरिया किससे होती है? प्लोटोजोआ, तो प्लाज्मोडियम है ना, मलेरिया है वो प्लोटोजोआ प्लाज्मोडियम। मलेरिया प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम से होती है। मलेरिया है, मलेरिया जो बीमारी है वो होती है प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम से होती है। मलेरिया किससे होती है? प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम से यही होती है। मलेरिया प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम से होती है। ये फर्स्ट वैक्सीन, इसका पहला वैक्सीन कौन सा है? तो पहला इसका वैक्सीन है मोसरी विक्स इसका पहला वैक्सीन है। ये क्या होता है? आरबीसी को प्रभावित करता है, रेड ब्लड सेल है उसको प्रभावित करता है। ठीक है, मलेरिया रेड ब्लड सेल को प्रभावित होता है, प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम से होता है। अब कुछ और बीमारियों का बारे में देख लेते हैं। तो हाइड्रोफोबिया किससे होता है? हाइड्रोफोबिया फोबिया का होता है किसी चीज से डरना। हाइड्रो यानी जल, तो जल से डरना। हाइड्रो यानी जल, तो जल से डरना। हाइड्रो का मीनिंग आप जल से समझ सकते हो। हाइड्रो तो हाइड्रोलॉजिकल वगैरह होता है, तो हाइड्रो है जल, तो फोबिया यानी डर, तो जल से यानी पानी से डर। हाइड्रोफोबिया यानी पानी के डर। ये किससे होता है? रेबीज बीमारी होती है, रेबीज, उसके कारण आपको पानी से डरने लगता है। रेबीज आपको होता है तो आपको हाइड्रोफोबिया है, इससे आपको पानी से डर लगता है। इसका टीका हाँ, रेबीज का टीका सबसे पहले रेबीज का टीका बना था। ठीक है ना, रेबीज का टीका बना था। किसने बनाया था? लुई पास्चर ने बनाया था। और सबसे पहले जो टीका बनाया था वो रेबीज का ही बना था। तो पानी से, इसमें क्या होता है? आपको पानी से डर लगता है। हाइड्रोफोबिया पानी से डर लगता है। टीका रेबीज का टीका है, लुई पास्चर ने बनाया था। उसके बाद में एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है? एलिसा टेस्ट किस रोग से संबंधित है? एलिसा टेस्ट किस रोग से संबंधित है? तो ये होता है एड्स के लिए। एलिसा टेस्ट एड्स के लिए होता है। ठीक है, और एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। और एड्स के लिए वायरस कौन सा? HIV वायरस है। ठीक है, HIV रेट्रोवायरस है, वो इसके लिए जिम्मेदार वायरस है। एलिसा टेस्ट एड्स के लिए 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। HIV रेट्रोवायरस है, वो इससे संबंधित है। फिर देखते हैं नेक्स्ट है क्लेड 1। क्लेड 1 किस रोग का वेरिएंट है? क्लेड 1 वेरिएंट है ना, अलग अलग क्वेश्चन में वेरिएंट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो क्लेड 1 किस रोग का वेरिएंट है? तो ये चिकन पॉक्स का है। चिकन पॉक्स छोटी माता, चिकन पॉक्स छोटी माता, उसका वायरस का मतलब जो चिकन पॉक्स छोटी माता होती है ना, उसमें वेरिएंट है। तो कौन सा वेरिएंट है? क्लेड 1। क्लेड 1 कौन सी बीमारी का या कौन से रोग का वेरिएंट है? तो चिकन पॉक्स यानी छोटी माता का वेरिएंट है क्लेड 1। फिर कोविड का लेटेस्ट वेरिएंट कौन सा है? कोविड का लेटेस्ट वेरिएंट आया इंडिया में, वो JN1 आया। कोविड का लेटेस्ट जो वेरिएंट आया वो कौन सा आया? JN1 लेटेस्ट वेरिएंट आया है कोविड का। ठीक है, इंडिया में कोविड का लेटेस्ट वेरिएंट कौन सा है? तो इंडिया में कोविड का लेटेस्ट वेरिएंट आया है वो JN1 आया है। ठीक है, नेक्स्ट है चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर है, उन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। ठीक है, पहला टीका था पूरे वर्ल्ड का, पहला टीका कौन था? तो वो चेचक का टीका था। पहला वर्ल्ड का पहला टीका था चेचक का टीका पूरे वर्ल्ड का पहला टीका था। इसकी खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। और मेडिसिन से संबंधित पहला जो नोबेल पुरस्कार है वो भी इन्हें एडवर्ड जेनर जी को मिला था। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल अस्त्र MK1 मिसाइल के निर्माता कौन है? 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 तो यहाँ पे देख लो, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ऑप्शन में क्या होगा? आंसर होगा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। अब MK1 मिसाइल के बारे में देख लेते हैं। अस्त्र MK1 मिसाइल के बारे में बात करें, ये BVR-AAM यानी BVR-AAM राम इसका नाम देखो। तो BVR-AAM क्या होता है? BVR-AAM मिसाइल है। BVR-AAM क्या होता है? BVR का मतलब होता है
बियॉन्ड विजुअल रेंज। BVR का मतलब होता है बियॉन्ड विजुअल रेंज, आपको आंखों से नहीं देख सकते हो। और AM का मतलब होता है एयर टू एयर मिसाइल। AM का मतलब होता है एयर टू एयर मिसाइल। तो अस्त्र है वो है BVR, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। अस्त्र MK1 किस प्रकार की मिसाइल है? तो पहले तो बियॉन्ड विजुअल रेंज आपकी दृष्टि से परे, एयर टू एयर यानी हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। अस्त्र किस प्रकार की मिसाइल है? बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जो हवा से हवा में वार करती है। ठीक है, किसने अभी कहाँ शामिल हुआ? भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। विकास किसने किया? डेवलप किसने किया? डेवलप की देखो दो चीजें अलग है। डेवलप किसने करी है, निर्माण किसने किया? डेवलप किया है DRDO ने। डेवलप किसने किया है? DRDO ने। और निर्माण किसने किया? वो किया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने। विकास किया मतलब इसको डेवलप किया है, मतलब निगरानी रखी है, वो रखी है DRDO ने। विकास DRDO और निर्माण भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। निर्माण किसने किया? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। ये निर्माण किया है, निर्माण एंड मैन्युफैक्चर वो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा, विकास DRDO द्वारा किया गया है। अब कुछ और मिसाइल और इनसे संबंधित देख लेते हैं। प्रबल क्या है? प्रबल एक लंबी दूरी की गन है। प्रबल क्या है? लंबी दूरी की गन है। कहाँ बनाया गया है? कानपुर में। प्रबल कानपुर लंबी दूरी की गन है। प्रबल कानपुर है, लंबी दूरी की गन है। उसके बाद में प्रचंड। प्रचंड क्या है? एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। प्रचंड क्या है? लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। प्रचंड क्या है? प्रचंड लाइट कॉम्बैट यानी हल्का है, वो लाइट कॉम्बैट है, हल्का है, लड़ाई करने वाला एक हेलीकॉप्टर प्रचंड। ठीक है, कुछ और मिसाइलों के बारे में, ब्रह्मोस के बारे में आप देख लेना। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अग्नि सरफेस टू सरफेस, समर एयर डिफेंस सिस्टम है, आकाश सरफेस टू एयर में है, और नाग है एंटी टैंक मिसाइल है। फिर C295 C295 परिवहन विमान, ये क्या है? C295 परिवहन विमान, ये क्या है? इससे पहला बनाया गया था स्पेन में, अब दूसरा बनाया जा रहा है वडोदरा में, बनाया जा रहा है टाटा कंपनी के द्वारा। किसके साथ मिलकर? ये कंपनी है एयरबस, इसके साथ में C295 परिवहन विमान है। इसे स्पेन में बनाया गया था पहला, अभी वडोदरा में, गुजरात वडोदरा में, वहाँ पे टाटा कंपनी मिलकर बना रही है एयरबेस के साथ में। फिर हेलीकॉप्टर निर्माण की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है जो अभी लागू हुई है, अभी बनी है? हेलीकॉप्टर निर्माण की सबसे बड़ी कंपनी है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा लगाई गई है तुमकुर कर्नाटक में। तो हेलीकॉप्टर निर्माण की सबसे बड़ी कंपनी है। देखते हैं चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वाधिक 150 अंतर्राष्ट्रीय मैच T20 खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बन गए? पहले पुरुष यानी मेल क्रिकेटर बन गए हैं जिसने अंतर्राष्ट्रीय T20 में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल T20 में 150 मैच खेली। तो पहले क्रिकेटर कौन बन गए? रोहित शर्मा, हमारे हिटमैन है ना रोहित शर्मा, वो 150 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय T20 में 150 मैच खेली है। तो पहले ये क्रिकेटर बने हैं। ठीक है, तो ये मेला अभी लास्ट मैच कहाँ हुआ था? अफगानिस्तान के खिलाफ हुआ था, इंडिया अफगानिस्तान के खिलाफ हुआ था ये मैच। इस मैच के साथ में इन्होंने 150 मैच खेल लिए हैं अंतर्राष्ट्रीय T20 में, तो ये पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। दूसरा पॉल स्टर्लिंग जो आयरलैंड के हैं, वो दूसरे नंबर पे, सर्वाधिक छक्के वो भी रोहित शर्मा के द्वारा ही लगाए गए हैं। ठीक है, सर्वाधिक छक्के वो भी रोहित शर्मा के द्वारा ही लगाए गए हैं। अब T20 में सर्वाधिक विकेट किसने लिए? T20 में सर्वाधिक विकेट अभी किसने लिए? टीम सऊदी जो कि न्यूजीलैंड गए। और वनडे में सर्वाधिक शतक विराट कोहली के द्वारा 50 शतक, सचिन तेंदुलकर के द्वारा 49 शतक। ठीक है, और 50वां शतक कब लगाया था? वानखेड़े स्टेडियम अभी जो हुआ था सेमीफाइनल, इसके दौरान 50वां शतक विराट कोहली जी द्वारा लगाया गया था। अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग की बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी यानी गरीब रिपोर्ट के अनुसार, नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाले राज्य कौन से हैं? तो पहले नंबर पे कौन सा आएगा? आप शॉक हो जाओगे, पहले नंबर पे कौन सा राज्य आया? तो पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश आया। आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आया है पहले नंबर पर। तो नीति आयोग की बहुआयामी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश है वो पहले नंबर पर आया है। तो देख लेते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 1915 में हुई थी। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 में उसकी स्थापना हुई थी। और इनके हेड कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी इनके हेड होते हैं। इनकी मीटिंग होती है और मीटिंग में शामिल कौन होते हैं? हर स्टेट के CM शामिल होते हैं और प्रधानमंत्री शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री हेड होते हैं इनकी, और ये रिपोर्ट जारी करती, कई प्रकार की रिपोर्ट जारी करते हैं। अभी रिपोर्ट जारी की है इन्होंने, बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट जारी की है। बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट जारी की है। इसमें पिछले 9 वर्षों के इन्होंने डेटा दिए, 9 वर्षों के डेटा दिए और उसके आधार पर बताया है। तो इन्होंने क्या क्या फाइंडिंग है, इन्होंने क्या क्या बताया अपनी रिपोर्ट में? इन्होंने बताया है कि 2013-14 से 2020-22 के बीच में, यानी 2013-14 से 22-23 के बीच में 24.8 करोड़ लोग गरीबी से दूर हुए हैं। 24.8 करोड़ लोग हैं वो गरीबी से मुक्त हुए। 17.89% यानी 17.89% गरीबी कम हुई है। 24.8 करोड़ लोग गरीबी से दूर हुए, 17.89
17.89 करोड़ लोग हैं, वो 17.89% जो गरीबी है वो कम हुई है। वर्तमान में जो है वो 11% है, ठीक है। और इनका टारगेट है 2030 तक 1% लाने का। टॉप 3 राज्य कौन कौन से जिन्होंने सबसे ज़्यादा गरीबी में कमी लाई है, वो पहले नंबर पर यूपी है, दूसरे में बिहार है और तीसरे नंबर पर एमपी है। इन तीनों ने बहुत अच्छा काम किया, गरीबी कम करने में बहुत अच्छा काम किया। सबसे ज़्यादा गरीबी यहीं पे थी, तो यूपी, बिहार, एमपी ने बहुत अच्छा काम किया। ये टॉप 3 राज्य है। चौथे नंबर पर राजस्थान है। अब मल्टी डायमेंशनल यानी बहुआयामी का मतलब क्या होता है, इसमें गरीबी होती है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जीवन स्तर है, तो इन सब में जो गरीबी होती है वो झलकती है, तो ये बहुआयामी रिपोर्ट कहा जाता है। हर फील्ड में गरीबी देखी जाती है, तो इसे बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट कहा जाता है। तो नीति आयोग के अभी सीईओ कौन है, बीवीआर सुब्रमण्यम इसकी अभी सीईओ है। पहले अभी सीईओ कौन है, बीवीआर सुब्रमण्यम अभी इनकी सीईओ है। उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेदी है। हेड प्रधानमंत्री जी होते हैं, ठीक है। अब वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक की बात करें, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करें, इसे रिलीज कौन करता है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक को यूएनडीपी के द्वारा इसे रिलीज किया जाता है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक को कौन रिलीज करता है, तो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को कौन रिलीज करता है, इसे यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसे रिलीज किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिलीज करती है। इसके साथ में एचडीआर ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नाम के भी ये रिपोर्ट रिलीज करती है। यूएनडीपी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, एचडीआर ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जैसी रिपोर्ट रिलीज करती है। इसके बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1 में गरीबी के बारे में टोटल 17 गोल है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में टोटल 17 गोल है, और जो पहला गोल है वो नो पॉवर्टी यानी पॉवर्टी हटाओ के बारे में। उसके बाद में गरीबी हटाओ का नारा कौन से 5 ईयर प्लान में दिया गया था, तो गरीबी हटाओ का नारा 5वां 5 ईयर प्लान था, उसमें दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा कौन से 5 ईयर प्लान में दिया गया था, ये 5वें 5 ईयर प्लान में दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा। टोटल 5 ईयर प्लान कितने थे उसके बारे में बताओ। इसके अलावा पहला 5 ईयर प्लान कौन से टाइम के लिए था, 51 से 56 के लिए, और टोटल 5 ईयर प्लान के बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में बता देना। अब क्वेश्चन देखेंगे छठा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की प्रसिद्ध धनु यात्रा कहाँ प्रारंभ हुई है। धनु यात्रा कहाँ प्रारंभ हुई है, तो आंसर होगा ओडिशा में। धनु यात्रा कहाँ प्रारंभ हुई, ओडिशा में हुई। धनु यात्रा कहाँ प्रारंभ हुई, ओडिशा में हुई है। हाल ही में ओडिशा में धनु यात्रा प्रारंभ हुई है। इसके बारे में देख लेते हैं। धनु यात्रा कहाँ होती है, ओडिशा के बोरगढ़ में। ओडिशा के बोरगढ़ में धनु यात्रा होती है। कहाँ होती है, ओडिशा के बोरगढ़ में। ओडिशा के बोरगढ़ में धनु यात्रा होती है। ये भगवान श्री कृष्ण इस दिन मामा कंस का वध किया था, उसकी कहानी इस दौरान सुनाई जाती है। भगवान कृष्ण के द्वारा मामा कंस का जो वध किया गया था उसकी कहानी इसमें सुनाई जाती है। ये विश्व का सबसे बड़ा ओपन थिएटर है। विश्व का सबसे बड़ा ओपन थिएटर है। यहाँ पे क्या होता है, रंगमंच होता है, नाटक होता है, कार्यक्रम होता है। तो विश्व का सबसे बड़ा ओपन थिएटर है। इसमें अच्छाई की बुराई पर विजय हुई थी, इसलिए इसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो धनु यात्रा कहाँ हुई, ओडिशा में हुई है। ओडिशा में बोरगढ़ में हुई धनु यात्रा। भगवान श्री कृष्ण और मामा कंस के वध की कहानियां सुनाई जाती है। विश्व का सबसे बड़ा ओपन थिएटर है। बुराई पर अच्छाई की विजय को कहानियां सुनाई जाती है। ओडिशा का जिक्र हुआ तो कुछ और चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। ब्लैक पकोड़ा सूर्य मंदिर है ना, सन टेम्पल है, सूर्य मंदिर है, ओडिशा का सन टेम्पल है। इसे ब्लैक पकोड़ा भी कहा जाता है। ब्लैक पकोड़ा या सन टेम्पल कहाँ है, ये ओडिशा में। ब्लैक पकोड़ा सन टेम्पल, इसे कोणार्क का सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। इसे ब्लैक पकोड़ा भी कहा जाता है। ये कहाँ पर है, ये है ओडिशा में। ब्लैक पकोड़ा कहाँ पर है, ओडिशा में। ओडिशा में इसे कोणार्क टेम्पल भी कहा जाता है और सन टेम्पल भी कहा जाता है। किसने इसका निर्माण किया था, इसका निर्माण किया था गंग डायनेस्टी की, गंग राजवंश के नरसिंहदेव फर्स्ट ने। गंग राजवंश के नरसिंहदेव फर्स्ट ने, गंग डायनेस्टी के नरसिंहदेव फर्स्ट ने इनका निर्माण किया था। ब्लैक पकोड़ा कहाँ पर स्थित है, ओडिशा में स्थित है। ब्लैक पकोड़ा कहाँ पर स्थित है, ओडिशा में स्थित। इसे क्या कहा जाता है, सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। इसकी स्थापना किसने की थी, गंग राजवंश के, गंग डायनेस्टी के नरसिंहदेव फर्स्ट ने की थी। गंग राजवंश के नरसिंहदेव फर्स्ट ने इसकी स्थापना की थी। अब राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से ओडिशा में, कौन कौन से, सिमलीपाल नेशनल पार्क है और भितरकनिका नेशनल पार्क। सिमलीपाल नेशनल पार्क, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ये राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में है। उसके बाद में नुआखाई है, नया चावल, ये ओडिशा में। नुआखाई नया चावल, ये भी ओडिशा में मनाया जाता है। फिर रजब पर्व, ये धरती के मनाया जाता है रजब पर्व, और 3 दिन के मासिक चक्र के बारे में होता है, ये भी ओडिशा में मनाया जाता है। रज पर्व ये ओडिशा में मनाया जाता है, 3 दिन के मासिक चक्र से संबंधित, ये भी ओडिशा में मनाया जाता है। क्वेश्चन 7वां, हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 कब मनाया गया था। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है, 16 जनवरी को। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। इसकी प्रारंभ कब हुआ था, फर्स्ट कब मनाया गया था,
16 जनवरी 2022 को पहला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया था। नेशनल स्टार्टअप डे पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया था? तो नेशनल स्टार्टअप डे पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 16 जनवरी 2022 को पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। अभी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 जो मनाया गया 16 जनवरी 2024 को मनाया गया, ये तीसरा था। पहला 2022 में, अभी 2024 में तीसरा मनाया गया है। इससे पहले 2022 में पहला, 2023 में दूसरा और 2024 में तीसरा ये सेलिब्रेट किया गया है। अब कुछ दिवस की बात हुई तो कुछ और दिवस के बारे में देख लो। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? वीर बाल दिवस मनाया जाता है 26 दिसंबर को। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी की याद में वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों की शहीदी को याद करते हुए इसे मनाया जाता है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों का इस दिन शहीद हो गए थे, बलिदान दिया था इन्होंने, इसलिए इनकी याद में वीर बाल दिवस मनाया जाता है। फिर है पराक्रम दिवस। ये क्यों मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। वीर बाल दिवस 26 जनवरी को, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। पराक्रम दिवस को मनाया जाता है 23 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? ये सुभाष चंद्र बोस जी की याद में मनाया जाता है। इन्होंने नारा दिया था दिल्ली चलो। इनकी बुक है इंडियन स्ट्रगल, और इन्होंने संस्था बनाई थी फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में एक बात देख लो, कौन सी संस्था बनाई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई थी इन्होंने 1939 में। इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी 1938 में। इन्होंने इंडियन स्ट्रगल नाम की बुक भी लिखी थी। इन्होंने नारा दिया था दिल्ली चलो। ये सुभाष चंद्र जी बोस के बारे में था। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद में पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर को मनाया जाता है। पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर को मनाया जाता है। फिर डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन 8वां, हाल ही में माई स्कूल माई प्राइड अभियान किसने प्रारंभ किया है? माई स्कूल माई प्राइड अभियान किसने प्रारंभ किया है? माई स्कूल माई प्राइड अभियान किसने प्रारंभ किया? हिमाचल प्रदेश ने। किसने प्रारंभ किया? हिमाचल प्रदेश द्वारा माई स्कूल माई प्राइड अभियान स्टार्ट किया गया है। माई स्कूल माई प्राइड अभियान किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? हिमाचल प्रदेश के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इसमें टारगेट क्या है? हर व्यक्ति को एक स्कूल गोद में लेना होगा और उसके विकास करना होगा। हर व्यक्ति को एक स्कूल गोद लेना होगा, उसका विकास करना होगा, ये इसका टारगेट है। हिमाचल प्रदेश की बात हुई तो कुछ और चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। मिष्टी एक मैग्रो वनस्पति है, मैग्रो टाइप की वनस्पति है मिष्टी, जो कि सर्वाधिक होती है वेस्ट बंगाल सुंदरबन में होती है। ठीक है, तो मिष्टी एक वनस्पति है। उसके बाद विश्वकर्मा 17 सितंबर 2023 को बिनकर दिवस के रूप में विश्वकर्मा दिवस को मनाया जाता है। फिर महिला सम्मान बचत पत्र 2 लाख रुपए दिए जाते हैं 2 वर्ष के लिए 7.5 ब्याज दर के रूप में। अमृत वृक्ष आंदोलन असम में मनाया जाता है। अमृत वृक्ष आंदोलन असम में मनाया जाता है। फिर मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, ये झारखंड में। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना झारखंड में। एक पंचायत एक खेल योजना केरल में। एक पंचायत एक खेल योजना केरल में मनाई जाती है। क्वेश्चन 9वां, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कौन सा एंड टू एंड इंक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया है? भारतीय नौसेना ने अभी कौन सा एंड टू एंड, भारतीय सेना ने कौन सा एंड टू एंड इंक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया? एंड टू एंड में क्या होता है? आप व्हाट्सएप से किसी को चैट करो तो वहां पर ओनली वही इंसान पढ़ सकता है, इसे एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन कहा गया। मतलब आप मेरे को मैसेज करो तो ओनली मैं ही देख सकता हूँ, कोई और तीसरा पर्सन नहीं देख सकता है। तो भारतीय सेना ने अभी एक विकसित किया है, संभव पोर्टल है वो विकसित किया है। संभव एक चैट बॉक्स है, उससे विकसित किया है, जिससे कि अगर संभव में कोई आर्मी पर्सन दूसरे को मैसेज करेगा तो दोनों ही देख सकते हैं, तीसरा कोई देख नहीं सकता है। बाकी थर्ड पार्टी ऐप यूज करते हैं, जिससे क्या होता है इनकी सिक्योरिटी ब्रीच हो जाती थी, तो इसलिए उन्होंने संभव विकसित किया है। अब वही पर्सन इसे देख सकेगा जिसे इसकी जरूरत हो। मतलब मैं आपको भेज रहा हूँ तो आप ही देख सकते हो, कोई थर्ड पर्सन इसे देख नहीं पाएगा। इससे क्या सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होगी, आर्मी पर्सन की जो पर्सनल बातें हैं वो आपस में शेयर नहीं हो जाएगी, कोई तीसरा पर्सन उसे देख नहीं पाएगा, आपस में अच्छे से कम्युनिकेशन कर पाएंगे। ठीक है, इससे कोई थ्रेट नहीं बढ़ेगी, इनकी सिक्योरिटी ब्रीच नहीं, खतरा नहीं आएगा इन पे। तो अभी संभव विकसित किया है इन्होंने, सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन अभी लॉन्च किया है इन्होंने, जिसका नाम है संभव। इससे क्या होगा, आर्मी पर्सन आपस में अच्छे से बात कर पाएंगे, कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, ताकि इनकी सिक्योरिटी ब्रीच न हो। किसने बनाया? भारतीय सेना के द्वारा बनाया गया, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। ठीक है, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड टेक्नोलॉजी मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन को भेजेगा तो वही पढ़ पाएगा इसे, और सेना के द्वारा ये बनाया गया है। 5G टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है इसमें। कुछ और पोर्टल वगैरह दे रखे हैं। स्वागतम पोर्टल किससे संबंधित है ये देख लेना आप। फिर इनकोर ऐप पे जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये बनाई गई है, इनकोर ऐप पे इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये बनाई गई है। ठीक है, फिर उद्गम पोर्टल है, ये RBI का पोर्टल है, लावारिस धन से संबंधित है। फिर ई अमृत ऐप है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित है, नीति आयोग की इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए ई इलेक्ट्रिक ऐप है ये। ठीक है, फिर 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा रहा जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में। जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ये बिपिन रावत जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला है ना, वहाँ पर ये
झेलम स्टेडियम पर है जनरल बिपिन रावत स्टेडियम। कुछ और स्टेडियम के बारे में देखा रखा है, सचिन प्रतिभा स्टेडियम, ये वानखेड़े स्टेडियम में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, जिसका पहला नाम था मोटेरा। फिर ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में, जिसका पहला नाम था चेपॉक। और ये कल्लारी स्टेडियम है, ये क्या है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।